सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ लिया है। एक ही वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सेंटेंस को अरेंज कैसे करते हैं। ऐसे ही आज एक ही वीडियो में आपकी पंक्चुएशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत लोग वापस बार बार कमेंट कर रहे थे, सर पंक्चुएशन पढ़ा दो, पंक्चुएशन पढ़ा दो। भैया सब कुछ पढ़ाऊँगा, आपको पहले ही बोल दिया, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। तो इस टॉपिक के बाद में हमारा जो है इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है जो कि एडवर्ब है, ठीक है। और वो एडवर्ब मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जितने भी मैंने एनालिसिस किया है आपकी एग्ज़ाम्स का, पिछली एसआई की एग्ज़ाम या फिर दूसरी जो एग्ज़ाम पीईबी ने लिया है, एडवर्ब से जो क्वेश्चन आए वो बहुत ही कम आए हैं। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन आए कि सीधे आप पढ़ के लगा सकते हैं। एडवर्ब के कोई स्पेसिफिक रूल पे क्वेश्चन नहीं आए, तो वो वाला टॉपिक मैंने नहीं करवाया। आप अगर कहेंगे तो वो भी मैं करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हमने किया उसकी प्रैक्टिस हमको करना है। तो जो भी एडवर्ब वाला कॉन्सेप्ट रहेंगे, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते हैं प्रैक्टिस करते टाइम, तो हम वहीं के वहीं आपको बता देंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना। जब भी अभी इसके बाद में पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा तो 1 बाय 1 हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है एक एक करके करेंगे। इंग्लिश में भी इसी तरह से, मैथ्स में भी इसी तरह से पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 20 के 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। और उन वीडियोस में जो 20 क्वेश्चन होंगे वो ऑब्वियस सी बात है पूरे सिलेबस से होंगे, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। तो जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो आंसर ही नहीं बताऊंगा सिर्फ के टिक कर रहे हैं। उस आंसर को बताते समय मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और कहाँ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको वीडियो भी बता दूंगा कि वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक जेल प्रेरी के, वो सारे हम लोग कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले। आप एक नया कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे एग्ज़ाम में, आपको लगेगा कि यार इंग्लिश हमने पढ़ी है और हमारा काम बना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन से। तो पंक्चुएशन में अगर मैं बात करूं तो पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते, उसके बाद आगे बढ़ते। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस को आपको बोल के बताता हूँ हिंदी में, या फिर जब हम बोलते हैं स्पोकन में, जब हम चीज़ों को लेकर आते हैं, जब हम किसी को चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं, तो भाव को प्रकट करना बहुत आसान होता है। हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करके भाव को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन लिखते समय वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, ठीक है। लिखने में आपको क्या करना है, पढ़ के समझना है कि क्या भाव है, क्या फील है, क्या प्रश्न पूछा गया है, कोई चीज़ बताई गई, कोई चीज़ ख़त्म की गई है, कोई एग्जाम्पल दिया गया है। ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए अंग्रेजी में राइटिंग में पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है। पंक्चुएशन मतलब कि कुछ बाध्यता रखी हुई है, कुछ साइंस हमने यूज़ किए हैं जिनका प्रयोग करके अलग अलग भावों को बताया जाता है, ठीक है। तो ये साइंस है। अब ये साइंस कितने होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके देते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हमने बोला उसका सिलेक्शन हो गया, तो हमने बोला उसका सिलेक्शन हो गया, तो ये बात खत्म हो गई, उसका सिलेक्शन हो गया। इस सेंटेंस को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया। आश्चर्य से, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया। आश्चर्य से बोला तो उसका सिलेक्शन हो गया, तो ये एक अलग फील आया। मैंने बोला उसका सिलेक्शन हो गया या फिर वह सिलेक्ट हो गया, तो ये बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बोलूँ, उसका सिलेक्शन हो गया, दैट मीन्स आश्चर्य से बोल रहे हैं। फिर तीसरी तरीके से बोल सकता हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं संदेह में मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ उससे, है ना, मैं सेटिस्फाइड। उसका सिलेक्शन हो गया मतलब कि मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, अलग तरह से सेंटेंस को बोला अलग अलग तरीके से, और आपने क्या किया, पता चल गया सामने वाले को कि क्या पूछना चाह रहा है, भाव पता चल गया। लेकिन लिखते समय तो ये भाव होता नहीं है, तो हम पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं और उस भाव को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम पंक्चुएशन को देख करके हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ फील है अलग टाइप का, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फीलिंग बताने के लिए पंक्चुएशन प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में लिखते समय, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्या क्या पंक्चुएशन होते हैं, तो डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है, अ मार्क सच एज अ फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा विच इज़ यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, एंड देयर एलिमेंट, एंड टू क्लियरिफाई द मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग क्लियरिफाई करने के लिए, उसको फील बताने के लिए ये, और सेपरेट करने के लिए भी ये जो मार्क्स और कॉमास वगैरह और ये जो भी साइन यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन। अब जरा इधर आ जाओ, मेन चीज़ ये है कि क्या क्या पंक्चुएशन हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इंग्लिश में जो प्रयोग किए जाते हैं वो पंक्चुएशन कुछ ऐसे हैं। पहला तो होता है पीरियड या फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं हम फुल स्टॉप, ये ऐसे दिखता है।
सेकंड हमको पढ़ना है क्वेश्चन मार्क, थर्ड हमको पढ़ना है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब भी सेंटेंस में कोई फीलिंग बतानी होती है, चाहे वो फीलिंग प्यार की हो, चाहे वो फीलिंग आश्चर्य की हो, चाहे वो फीलिंग गम की हो, तो कोई भी अगर सेंटेंस के आगे आपने एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिया, तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट अगर लगा दिया आपने, तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाने के साथ में सामने वाला पढ़ने वाला ये समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ फील है, ये फीलिंग वाला सेंटेंस है। ठीक है, फिर कॉमा, कॉमा का मतलब कहीं पे कहीं रुकना हो सेंटेंस में तो हम कॉमा लगाते हैं। आगे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ और कॉमा लगाते हैं, तो ये कॉमा होता है। इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है, कॉमे के ऊपर एक पॉइंट रहता है, तो एक पॉइंट और नीचे कॉमा टाइप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी कॉलन। ये दो बिंदी अगर आपने देखी होगी लगी हुई, तो इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं कॉलन। ये वाले जो रहते हैं वो डैश रहता है, तो एक इसमें से डैश है, ये वाला बड़ा वाला डैश रहता है, और छोटा साइन जो रहता है इसको बोलते हैं हाइफन। तो डैश और हाइफन दिखते एक जैसे हैं, हाइफन छोटा होता है और डैश थोड़ा बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना। डैश भी कितने टाइप के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इधर आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे कोटेशन मार्क। तो अब देखिए वो क्वेश्चन मार्क अलग है ये, और ये कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपने देखा होगा इस टाइप से डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको उदाहरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी मतलब एक ऊपर ऐसे कॉमा लगाया जाता है ऊपर की साइड से, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी साइन। ठीक है, ये भी देखेंगे हम क्या लगाते हैं। और उसके बाद में पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट होते हैं बड़े वाले, ये पैरेंथेसिस होता है छोटा वाला, ये ब्रेसेस हो गया, और ये वाला जो लास्ट वाला है एलिप्सिस। तो एलिप्सिस का क्या होता है, ये एलिप्सिस का प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ को अधूरा छोड़ने की। जैसे कि कोई चीज़ मैंने लिखी, जैसे नंबर लिखे 2, या फिर मैं बोलूँ इवन नंबर की एक सीरीज़ लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, और डैश डैश कर दिया, मतलब आगे की चीज़ जरूरी नहीं है, आगे की चीज़ ऐसे सो ऑन करके जो बताते हैं ना वो। तो यहाँ पे एलिप्सिस में क्या रहते हैं, 3 डॉट रहते हैं नॉर्मली, या फिर 4 भी हो सकते हैं, तो 3 या 4 डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पंक्चुएशन हमको पूरे पढ़ना है आज के लेक्चर में। और इसमें से आप ये देखेंगे कि ये पैरेंथेसिस, ब्रैकेट और ब्रेसेस की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं और इनका इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली एग्जाम में वो इन सब चीज़ों से बनते हैं, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। मेन क्वेश्चन जो बनता है वो कोटेशन मार्क के ऊपर और कॉमा के ऊपर रहता है। कॉमा, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इनके ऊपर मेन क्वेश्चन होते हैं, एक्सक्लेमेशन के भी ऊपर। तो ये जो मेन पार्ट है ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले फर्स्ट 3 देखते हैं। पहला फुल स्टॉप, सेकेंड क्वेश्चन मार्क और थर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे पहले फुल स्टॉप। तो इन तीनों ही साइन का प्रयोग सेंटेंस को खत्म करने के लिए किया जाता है। इन तीनों ही सेंटेंस का, इन तीनों ही साइन का प्रयोग, इन तीनों ही पंक्चुएशन का प्रयोग सेंटेंस को खत्म करने के लिए, मतलब जहाँ टर्मिनेशन होता है सेंटेंस का वहाँ इनको प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जरा ऐसे देखेंगे कि फुल स्टॉप की बात करें तो वहाँ कोई बात कही गई है नॉर्मल, और वहाँ पे ख़त्म किया सेंटेंस को। क्वेश्चन मार्क यानी कि जब कोई सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, तो सिंपल है, आपके पास में आपको दिख ही जाएगा कि अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब भी कोई सेंटेंस में कोई फील को बताया गया होगा, जब भी कोई सेंटेंस में कोई भाव को बताया जाता है, तो उस भाव को दर्शाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम वहीं लगाएंगे जहाँ पे सेंटेंस में हमको कोई फीलिंग को बताना होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ही इज़ गोइंग टू मनाली, ही इज़ गोइंग टू मनाली, दैट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। मनाली पे ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप, तो ही इज़ गोइंग टू मनाली, दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और मतलब एक सिंपल सेंटेंस है और मैंने ऐसे बोल दिया ही इज़ गोइंग टू मनाली, और मनाली पे फुल स्टॉप, यानी कि बात खत्म हो गई। फुल स्टॉप मतलब बात खत्म हो गई। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया मैंने उसको। डू यू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे डू यू प्ले फुटबॉल, दैट इज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मुझे लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसको पूछने का तरीका भी ऐसा है, डू यू प्ले फुटबॉल, तो ये एक फील है कि आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से। ठीक है, तो आप पढ़ते समय समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है भाई। फिर हैंड्स अप, अपन बोलते हैं ना, जैसे पुलिस बोलती है हैंड्स अप, तो हैंड्स अप का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फील है, एक चौंकाने वाला, हैंड्स अप, चोर को चौंकाने वाला एक फील आ रहा है, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन आपका मार्क आ गया। फिर देखेंगे व्हाट एन आइडिया, आप बोलते हैं ना व्हाट एन आइडिया, अरे आइडिया सुना किसी को, मजा आ गया, व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पे एक फील आया, एक भाव आ रहा है ना, यहाँ पे आइडिया से प्रसन्न होने के बाद क्या आइडिया है, वाह मजा आ गया, तो ये फील आ रहा है, इसके लिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट। वाह, अपन स्टेडियम में बैठे हैं, मारा धोनी ने छक्का, वाह,
खाने में बहुत अच्छी चीज़ आ गई शाम को, वाह, फील आया, एक फील आया, दैट मीन्स ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं, क्लियर है। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो हमने देख लिया ख़त्म करने के लिए कैसे किया जाएगा। नॉर्मली अगर स्टॉपेज है तो हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप। अच्छा, दूसरी बात, फुल स्टॉप पे जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, फुल स्टॉप पे रुका जाता है, कॉमा पे भी ठहरा जाता है। लेकिन आप ये समझे कि कॉमा पे जो रुकने का समय होता है वो फुल स्टॉप से आधा लिया जाता है। फुल स्टॉप यानी कि सेंटेंस अब खत्म हो गया तो थोड़ा ज़्यादा लंबा पॉज होगा और कॉमा पे छोटा, है ना। जैसे फुल स्टॉप पे अगर आप दो सेकंड पॉज ले रहे हैं तो कॉमा पे 1 सेकंड ही रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है चीज़ें। फिर अब देखते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ और किया जाता है। तो नोट करके लिख लीजिए कि फुल स्टॉप की अगर बात करें तो फुल स्टॉप का प्रयोग एब्रीवेशन में भी किया जाता है। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म जो आप लिखते हो उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर मैंने लिखा MLA व्हाट डज इट मीन्स, तो यहाँ पे MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है कि ये एब्रीवेशन से शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, कॉमा पे आ जाते हैं। 3 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए। सबसे पहले फुल स्टॉप, सेंटेंस टर्मिनेट करने के लिए क्वेश्चन मार्क, प्रश्न अगर पूछ रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। थर्ड वाला हमने पढ़ा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, वो एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उसका प्रयोग हम फीलिंग को बताने के लिए करते हैं बस सेंटेंस में, है ना। जो भी फीलिंग हो, प्यार की हो, गुस्से की हो, नफरत की हो, मतलब ये लगा है सामने, मतलब समझ जाना कुछ ना कुछ फील है, तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कॉमा। तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है फॉर अ शॉर्ट पोज और सेपरेशन, मतलब कि सेपरेट करने के लिए चीज़ों को भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है, और पॉज लेने के लिए, एक छोटा विराम लेने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब छोटा विराम, ठीक है। और हिंदी में फुल स्टॉप को कहा जाता है पूर्ण विराम, पूरी तरीके से विराम, रुकना। हिंदी देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस के बाद में छोटा सा आपने पॉज लिया, तो यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट, ठीक है। तो यस पे हमने थोड़ी सी देर ठहरे और फिर आई विल डू इट। तो ऐसे हम कॉमा का प्रयोग करते हैं ठहरने के लिए, स्टॉप, छोटा पॉज लेने के लिए। आई हैव अ बुक, अ पेन एंड अ मोबाइल। आई हैव अ बुक, रुके, अ पेन, फिर रुके, एंड अ मोबाइल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इस चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया है, कॉमा का प्रयोग किया। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप सेपरेट करते करते चीज़ों को ले जा रहे हैं तो आखिरी वाली चीज़ के पहले हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, और एंड के पहले जो कॉमा आता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। एंड के जो पहले लगाया जाता है, कुछ लोग इसको लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते, लेकिन अगर रिटर्न में अगर देखें तो इसको लगाया जाता है राइटिंग में। तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। आफ्टर अन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, अब देखो कॉमा का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब मतलब जो भी सेंटेंस जैसे एडवर्ब से चालू हो रहा है। एडवर्ब देखिए जरा, वर्ब की जो क्वालिटी बता रहा है ना, दैट इज एडवर्ब। तो अगर यहाँ देखें तो फाइनली एक एडवर्ब है ना, फाइनली, अनफॉर्चुनेटली, ये सारी एडवर्ब होती है। तो अगर देखें फाइनली, उसके बाद कॉमा आएगा, थोड़ा सा पॉज, फाइनली दे वॉन द मैच, फाइनली, रुके, दे वॉन द मैच। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवर्ब जो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होगी उसके बाद में हमेशा क्या करेंगे, कॉमा लगाएं। इंट्रोडक्टरी मतलब जो एडवर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं नॉर्मली सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टॉप दिया। तो यहाँ पे एडवर्ब के बाद में, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद में आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अब थोड़ा और आगे चल जाते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक ही बार में समझना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एक बार में आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो रहता है उनके पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। जब मैंने कॉमा बताया था, कंजक्शन पढ़ाया था, तब मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और इनकी बात की थी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बट, फॉर, और, एंड, येट, सो, एटसेट्रा, ये जो कंजक्शन होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कौन कौन से, बट हो गया, फॉर हो गया, और हो गया, एंड हो गया, येट हो गया, सो हो गया, एटसेट्रा, इस टाइप के कंजक्शन। तो इन कंजक्शंस के पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब, जब
इस कंजक्शन के द्वारा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जा रहा है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये बड़ी समस्या। तो मैंने वो इफ़ क्लॉज जब बताया था तब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शायद बताया हो थोड़ा, अगर नहीं भी बताया तो सुन लो एक बार, अभी बता देता हूँ मैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। डिपेंडेंट, पहले तो देखो क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज का मतलब होता है सिंपल सी एक सेंटेंस, सिंपल एक छोटा सेंटेंस। सेंटेंस का या तो पार्ट या फिर सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है, इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है अपने आप में। तो सेंटेंस का एक पार्ट भी हम बोलेंगे, टुकड़ा भी, उसको क्लॉज बोल सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट सेंटेंस को भी एक क्लॉज बोला जा सकता है। अब अगर कोई सेंटेंस है या तो वो कंप्लीट मीनिंग देगा या वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है डिपेंड होने की उसको किसी के ऊपर, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है कभी भी, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। सॉरी, सुना, समझ में आया? वो सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग देता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो किस पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब उसको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाए, किससे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से, इन कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाए, तो उस कंजक्शन के पहले कॉमा लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वी वेंट टू आगरा एंड सॉ दी ताजमहल, तो वी वेंट टू आगरा एंड सॉ दी ताजमहल, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगाया, ठीक है। अब देखिए दो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसको दो सेंटेंस में तोड़ दूं मैं अलग अलग, ये क्योंकि जुड़े हुए हैं एंड से, तो ये जुड़ने के पहले कैसे रहे होंगे? तो वो ऐसे रहे होंगे, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, और ही सॉ दी ताजमहल, तो ही सॉ दी ताजमहल और ही वेंट टू आगरा। तो जैसे बोला ही वेंट टू आगरा, मतलब वो आगरा गया, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। ही वेंट टू आगरा बोला मतलब आप समझ जाओगे कि वो आगरा गया। कहीं बचा क्या कुछ? इसके आगे आपको सुनने की जरूरत है क्या? नहीं, कंप्लीट मीनिंग है। फिर ही सॉ दी ताजमहल, उसने ताजमहल देखा, ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, इसमें भी आपको कोई उलझने की जरूरत नहीं। ही सॉ द ताजमहल अगर कोई बोल के निकल गया तो आप समझ जाओगे कि उसने ताजमहल देखा, आपको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं उससे आगे। मतलब ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इनको दोनों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसको दोनों ही सेंटेंस को अलग अलग कर दिया जाए तो अपने आप में कैपेबल है खुद का मीनिंग देने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो एंड से जोड़ा गया, इसके लिए इसके पहले कॉमा लगाया गया है। बोलो, बात समझ में आई? आनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कॉमा का एक और बहुत अच्छा यूज़, ये ध्यान रखना है आपको, सारी चीज़ें ये हम देखेंगे पंक्चुएशन में। ये पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि यूज़ होगी आगे जाके, है ना। कभी भी आ सकता है, अभी तक पेपर में नहीं आया तो अब आ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें बन सकती हो सारी मैं लेके आऊँगा। मैंने अगर कोई टॉपिक पढ़ाया है तो मैं फिर सभी करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वो बोल के तो बोलेगा नहीं आपसे कि यहीं से वही क्वेश्चन दूंगा मैं, या फिर जो मैंने पूछ लिया वही मैं पूछूंगा, मैं बॉन्डेड हुआ उसके लिए नहीं। अगर वो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक से, तो अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर वो अच्छे से पढ़े, ठीक है, अदरवाइज पढ़े ही नहीं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट अ सेंटेंस। अब कॉमा का प्रयोग अगला देखते हैं कि कहाँ किया जाता है। तो कॉमा का मेरे दोस्त नेक्स्ट यूज़ कहाँ किया जाता है? डिपेंडेंट क्लॉज पे भी कॉमा का यूज़ किया जा सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज कैसा? आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब एक क्लॉज, एक पर्टिकुलर सेंटेंस का पार्ट जो कि किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो सेंटेंस किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि उसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद में हम कॉमा लगा देते हैं और फिर वो सेंटेंस लिखते हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। जैसे कि ध्यान से देखिए, व्हेन आई वेंट टू मार्केट, जब मैं मार्केट गया। अब मैंने बोला व्हेन आई वेंट टू मार्केट, अब ये एक अपने आप में क्लॉज है, लेकिन ये कैसा है? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो व्हेन आई गो टू मार्केट। अब मैंने इतनी चीज़ अगर बोल के छोड़ दी तो आप क्या बोलेंगे? तो हाँ भाई, तब क्या? मार्केट गया तब क्या? उसके बाद क्या? तो आपने बोला व्हेन आई गो टू मार्केट, तो अब यहाँ पे आपकी बात कंप्लीट नहीं है। मतलब इस चीज़ को, इस सेंटेंस को किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है इसका कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, इसके लिए डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट टू मार्केट, फिर कॉमा लगाया और फिर क्या किया? आई सॉ अ कार, जब मैं मार्केट गया तो मैंने कार देखी, मैंने कार देखी। अब ये कंप्लीट हुआ कि चल देखी अब निकल। क्लियर है? क्लियर है? तो ये इस तरह से हम इसका यूज़ किया करते हैं। तो वहाँ पे एंड लगा था, उसके पहले लगा था, यहाँ पे एंड की ज़रूरत नहीं, सीधे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे? अगला सेंटेंस लगा देंगे जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, पहला वाला, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस सेकंड पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन आई वेंट टू मार्केट, भैया मार्केट गया तो क्या? आई सॉ अ कार। ऐसे ही व्हेन आई वेंट रनिंग, कॉमा
आई सॉ अ ट्रेन, रनिंग पे गया तो ट्रेन देखी। फिर वॉकिंग डाउन द रोड, वॉकिंग डाउन द रोड, रोड से जाते समय या फिर वहाँ जाते समय, ठीक है। तो वॉकिंग डाउन द रोड, कॉमा, आई सॉ अ बेबी क्राइंग, मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये बता रहा है कि क्या हुआ भाई, उसके बाद हुआ क्या, अच्छा पिक्चर में हुआ क्या, आगे क्या हुआ, वैसा इस टाइप का होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के खत्म होने के बाद में जब उसकी सेकंड क्लॉज जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले कॉमा लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है आज का, लेकिन मैं अच्छे से ही करवाऊंगा। आप थोड़ा सा फास्ट मोड में देख लीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा वो रहे और समझना चाहते हैं तो अच्छे से देखो, मज़ा आएगा। थोड़ा टाइम दो, चीज़ों को आपको समझ में आएगी। अब बात करते हैं सेमी कॉलम की। सेमी कॉलम में क्या साइन होता है, ऐसा कॉमा रहता है और ऊपर पॉइंट लगा रहता है। सेमी कॉलम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात होती है और उनको आपस में जोड़ा जाता है तब हम सेमी कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बोल रहे सर ये तो कॉलम का भी प्रयोग कर रहे हो आप, सॉरी कॉमा का भी प्रयोग कर रहे हो, तो मैंने बोला हाँ कॉमा का भी कर सकते हो और सेमी कॉलम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे फिर सही कौन सा है, तो मैं बोलूँगा दोनों ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन रहेंगे तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे आपके पास में, ठीक है, कोई एक आएगा। तो आपको समझना है कि भैया इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर दो जोड़ते हैं तब भी हम क्या करते हैं, सेमी कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा भी कर सकते हैं, सेमी कॉलम। अब सेमी कॉलम की अगर बात करें तो आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो, सेमी कॉलम लगाया, आई होप यू विल बी रेडी सून। तो आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद और कुछ बात आएगी इंटरेस्टिंग, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी रेडी टू गो, मतलब आप भी तुम भी जल्दी तैयार हो जाओगे, है ना। आई होप यू विल बी रेडी सून लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओगे। यहाँ पे एक फील छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, इसके लिए वो एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, आई वॉज हर्ट, मैं हर्ट हुआ, मैं हर्ट था, आई वॉज हर्ट, फिर सेमी कॉलम लगाया, आई न्यू शी ओनली सेड इट टू अपसेट मी, मैं जानता था कि उसने जो भी बोला है वो सिर्फ मुझे अपसेट करने के लिए। तो आई वॉज हर्ट, मैं हर्ट था क्योंकि मैं जानता था कि जो भी बोला है उसने अपसेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ऐसा हर्ट वर्ट मत हुआ करो, टेंशन मत लो, बस ऐसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है वो तो अपन हर्ट नहीं होते, ठीक है, क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें हो गई क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये वाला और ये वाला, तो दोनों को अपन ने क्या किया, जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, सेमी कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं, बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कॉलन। अब कॉलन का यूज़ बहुत शानदार है, अभी ज़रा ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। तो कॉलन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी एग्जाम्पल को, किसी सीरीज़ को या फिर किसी कोटेशन को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं या फिर किसी एक्सप्लेनेशन को बताने के लिए बात करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में लिखा होगा, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ दी वॉट एवर इट में भी, जो भी आंसर आप लिखते थे तो बहुत सारे टाइप के जब भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ दैट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, उसके बाद में ऐसे कॉलम लगा देते थे। तो कॉलन क्यों लगाते थे, कॉलन लगाने का मेन रीज़न ही है कि हम उस चीज़ को एलोबरेट कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को एलोबरेट करते हैं या फिर हम जब किसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं या फिर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तब हम कॉलम का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी लिस्ट को बताते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देयर आर फॉलोइंग रीजंस टू डू दिस, और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे एलोबरेट कर रहे हैं तो वहाँ कॉलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट विस्ट बताने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं, बस ये ध्यान रखना, और किसी चीज़ के एग्जाम्पल को भी बताने के लिए। तो यहाँ जरा देखिए, ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, अभी मैंने लिखा ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट है। अब चारों का वो गिनाएगा, ये तो हम कॉलन लगा दिया, सब्जेक्ट्स के बाद में कॉलन लगा दिया, फिर मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस, जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 4 सब्जेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉलन को लिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कोई चीज़ को एलोबरेट करने के लिए, कोई एग्जाम्पल को समझाने के लिए। आगे बात करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर जोड़ना हो और सेकंड क्लॉज फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा हो तब भी हम कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड वाला क्लॉज क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तब हम कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज, फिर कॉलन लगाया, आई वॉज ऑलरेडी लेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरे पास चेंज करने का टाइम नहीं था, बस बोल के रुक गया। भाई क्यों नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड
सेकंड वाले पे पहला वाला सेंटेंस डिपेंड कर रहा है। जब सेकंड वाले पे पहला वाला सेंटेंस दिख रहा है तब भी हम क्या करते हैं, कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। कॉलन का प्रयोग नॉर्मली हम रेशो बताने के लिए करते हैं, जैसे 2:3 मैथ्स आपने पढ़ी होगी हमसे, तो हम बताते हैं कितनी बार, अनुपात बताने के लिए। तो कॉलन का प्रयोग रेशो बताने के लिए करते हैं। फिर कॉलन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो टाइम बताने के लिए भी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 4:45 AM मैंने लिखा 4:45 AM, या फिर मैंने लिखा 2:30 PM, तो यहाँ पे भी इस टाइप में भी हम क्या करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो टाइम या रेशो बताने के लिए। अब बात करेंगे डैश की। देखिए अब हम बात करेंगे कॉलन से, ठीक है, कॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कॉलन का प्रयोग जब भी हम किसी सीरीज, एग्जाम्पल, किसी कोटेशन को या फिर किसी एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, किसी सीरीज़ को बताना हो, किसी एग्जाम्पल को बताना हो, किसी एक्सप्लेनेशन को हमको इंट्रोड्यूस करना हो, तब हम क्या करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपने बहुत बार यूज़ किया होगा इंग्लिश में लिखते समय। पहले जब आप छोटे होंगे तब इंग्लिश के एग्ज़ाम देते होंगे, तब आप लिखते होंगे ना, देयर आर फॉलोइंग रीजंस, और फिर रीजंस बताने के लिए हम कॉलन डाल के 1 2 3 4 स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉलन का प्रयोग किया जाता है ना। तो किसी चीज़ की स्टार्टिंग के लिए या फिर सीरीज़ या एक्सप्लेनेशन, कोटेशन की स्टार्टिंग के लिए कॉलन का प्रयोग। जैसे कि ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट को एलोबरेट करना है कि भैया कौन कौन से 4 सब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइंस, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माई ब्रदर सेज, मेरा ब्रदर कहता है, मेरा भाई, सॉरी माई मदर है वो, माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है। यहाँ पे कोटेशन लगाया हुआ है, कोटेशन मार्क लगाया हुआ है, मतलब कि ये मेरी माँ के वर्ड है। क्लियर है। दैट मीन्स माई मदर सेज, फिर हमने कॉलन लगाया, फिर कोटेशन आया, नेवर चीट एनीवन, किसी को कभी चीट नहीं करना, ठीक है। तो माई मदर सेज कॉलन नेवर चीट एनीवन। क्लियर है। तो या इस प्रकार से हम कोटेशन के पहले भी कोटेशन को बताने के लिए किसी को कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना है तो हम कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सेमी कॉलन की हेल्प से भी हमने जोड़ा था, ऐसे ही कॉलन की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला जो क्लॉज है वो पहली वाली को क्या करता है, उसका मीनिंग फुल्ली करता है, मतलब दूसरे वाले क्लॉज पे पहला वाला क्लॉज डिपेंड करता है। तो इस केस में जब भी दूसरे वाला जो क्लॉज है उस पर पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कौन, पहला वाला क्लॉज। पहले वाले क्लॉज का कभी भी पूरा मतलब नहीं निकलेगा जब तक दूसरा क्लॉज मैं नहीं बोलूँगा, है ना। सो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, कॉलन से उसको जोड़ सकते हैं। कैसे, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज, मेरे पास में चेंज करने का टाइम नहीं था। भाई क्यों नहीं था, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी लेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था, है ना। तो यहाँ पे कॉलन का प्रयोग किया। तो इस तरह के सेंटेंस में जब दूसरा सेंटेंस जो है, या फिर मैं बोलूँ पहला वाला जो आपका क्लॉज है वो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना, तब हम कॉलन का प्रयोग कर सकते हैं उनको जोड़ने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कॉलन का और प्रयोग क्या है। तो हम सिंपली मैथ्स न्यूमेरिक फॉर्म में अगर रेशो को बताते हैं तो क्या करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। रेशो को बताने के लिए 2:3, टाइम बताने के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं 4:45 AM, है ना, सुबह के 4 बजे, 2:30 PM यानी दोपहर में, है ना। तो इस टाइप से हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं डैश। अब देखिए डैश जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एन डैश और एक होता है एम डैश। जो एन डैश होता है वो छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा, है ना, और जो एम डैश होगा वो थोड़ा लंबा होगा। एम डैश का प्रयोग होता है वो बहुत कम किया जाता है, ठीक है, और ज़्यादातर एन डैश का ही प्रयोग किया जाता है। आप लिखेंगे तो एन लिखो लेटर और एम इंग्लिश का लेटर लिखो, तो एन जो डैश रहता है वो इंग्लिश के एन लेटर के बराबर रहता है, और जो एम डैश रहेगा वो एम लेटर जो लिखते हैं उसके बराबर रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है साइज। अब देखिए जरा कहाँ किसका प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले एन डैश का प्रयोग करते हैं। एन डैश का प्रयोग आपको बताते हैं। तो एन डैश का यूज़ हम रेंज बताने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है एन डैश का प्रयोग, जो छोटा डैश होता है उसका प्रयोग हम रेंज को बताने के लिए करते हैं, है ना, या फिर डिफ्रेंशिएशन को बताने के लिए करते हैं। 2 चीज़ों में कनेक्शन को बताने के लिए एन डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे 1880 से 1945 लिखा, ठीक है, तो डैश का प्रयोग किया। आपको ध्यान रखना है जब भी डैश का प्रयोग होगा तो डैश के इधर की साइड और इधर की साइड, मतलब डैश के देखो यहाँ पे भी और इधर की साइड इधर भी, दोनों साइड गैप रखी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 5 to 10 यहाँ पे पीरियड बताया हमने नंबर का 5 से 10, 5 to 10, ठीक है। तो ये डैश 21 to 28 ऑफ जनवरी, यहाँ पे भी इंटरवल हमने बताया तो डैश का प्रयोग किया। तो रेंज बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं एम डैश। तो एम डैश जो होता है वो बड़ा डैश होता है। इसका प्रयोग जो होता है, इसका यूज़ जो होता है बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, ज़्यादा तो नहीं किया जाता, लेकिन कहाँ इसका यूज़ होता है वो ज़रा ध्यान से देखिए।
तो एम डैश का जो प्रयोग है वो कॉमा के, ये ब्रैकेट्स के, ये छोटा जो ब्रैकेट होता है ना, तो कॉमा, स्मॉल ब्रैकेट या फिर कॉलन, इन तीनों की जगह हम बड़े वाले डैश का प्रयोग कर सकते हैं। एम डैश का प्रयोग कॉमा, ये स्मॉल ब्रैकेट और जो कॉलन है, इन तीनों की जगह हम बड़े वाले डैश का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी इसके बाद में कोई कंक्लूजन ऐसा हो जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दे के उस जिसको बताना हो। अगर हम चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, बड़े वाले डैश का प्रयोग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी सेंटेंस के बाद कंक्लूजन के लिए या तो बड़े डैश का प्रयोग करते, या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना हो, जोर दे के बताना, तब भी हम बड़े वाले डैश का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जरा देखिए ध्यान से, एम डैश, बड़ा वाला डैश मतलब एम डैश का प्रयोग करते हैं। शी गेव हिम हर आंसर, शी गेव हिम हर आंसर। अब ये सुनने वाले को लगेगा क्या इंटरेस्ट आया, तो नो, ठीक है, तो इस टाइप से शी गेव हिम हर आंसर नो। क्लियर है? तो इस टाइप से हम डैश का प्रयोग करते हैं इस कंडीशन में। अब देखिए जरा ध्यान से, हाइफन, हाइफन जो होता है वो डैश से और छोटू होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाइफन जो होगा वो डैश से भी छोटा होगा, एम डैश एन डैश से भी छोटा होता है। और दूसरी बात ये, हाइफन का जब प्रयोग करते हैं, लगता डैश जैसे ही लेकिन छोटा होता है, और जब हाइफन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ उसके बाद में और उसके पहले कोई स्पेस नहीं छोड़ी जाती, बस बिल्कुल सट के आएगा। जो भी लेटर आप हाइफन से लिख रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के आएंगे और बीच में हाइफन का साइन आ जाएगा छोटा सा। तो हम क्या करते हैं, हाइफन का यूज जरा देख लीजिए, दो या दो से ज़्यादा वर्ड को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। मोस्टली दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ के कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए हाइफन का मोस्टली प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, आप बोलते हैं ना पार्ट टाइम जॉब, तो पार्ट और टाइम को जोड़ा और एक नया कंपाउंड वर्ड बनाया मैंने, पार्ट टाइम, तो यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, ज़्यादा गैप नहीं है, छोटा सा साइन। बैक टू बैक, आप बोलते हैं बैक टू बैक, तो बैक फिर हाइफन फिर टू फिर बैक, ठीक है, तो ये दो बार हाइफन लगा हुआ है, कनेक्ट किया है बैक को टू से और फिर बैक से, ठीक है। फिर वेल नॉन, बहुत अच्छे से जब जानते हैं तो वेल नॉन, तो यहाँ पे वेल और नॉन को कनेक्ट किया गया है, दो अलग अलग वर्ड से उनको कनेक्ट करके कंपाउंड वर्ड बनाया है, तो यहाँ पे हाइफन का प्रयोग किया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो उसमें सब में हाइफन आप लगाते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोटेशन मार्क, यहाँ से मेन क्वेश्चन आपकी जेल प्रेरी एग्जाम में उठाए जाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये वीडियो के बीच में आ रहा है कहीं, इसको पहले लेना था, बाकी ठीक है। कोटेशन मार्क अभी देखिए, कोटेशन मार्क जो होता है वो इस टाइप से होता है, इसको हिंदी में आप उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जरा ध्यान से देखिए। कोई पर्सन के या फिर किसी पर्टिकुलर प्रसिद्ध किताब के या फिर कहीं और दूसरी द्वारा की गई बात को, किसी अन्य द्वारा की गई बात को वैसे के वैसे वर्ड टू वर्ड लेकर अगर सेंटेंस में बताया गया है तो हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने करो या कौन सा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। करो या मरो का तो गांधी जी ने दिया था, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्लियर है? तो सुभाष चंद्र बोस सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्यों? क्योंकि उनके वर्ड है। तो एज इट इज़ किसी को वर्ड को लेकर के एज इट इज़ वर्ड अगर हमको बताना है सेंटेंस में वैसा का वैसा, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। और ये आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। हम नरेशन पढ़ चुके हैं तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में ये इसका यूज़ होता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप देखिएगा जब भी ये आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद में जो भी अंदर इसके साइन सारे अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क भी अगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क वाला साइन भी इसके अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में डोंट गो आउटसाइड, ठीक है, और फिर बोला है शी सेड, उसने कहा डोंट गो आउटसाइड, उसने कहा तो उसके वर्ड है ऐसे कैसे, तो कोटेशन मार्क के अंदर लिख लिए, है ना। और डोंट गो आउटसाइड, और फिर पॉज लिया, थोड़ा रुके, डोंट गो आउटसाइड शी सेड, है ना। तो अल्टीमेटली ये आपको इसका मीनिंग बनेगा, जब लिखा हुआ है तो इस तरह से उसका कुछ भाव बनेगा। अब देखिए जरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, सिंगल कोटेशन मार्क, है ना, इसको सिंगल कोटेशन मार्क बोलते हैं। तो इसका भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नोट को ध्यान रखना है कि सिंगल कोटेशन मार्क का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कोट के अंदर हमको कोट को बताना हो। कोई एक कोट चल रहा है, किसी के द्वारा कही गई बात चल रही हो और उसके अंदर भी हमको एक
पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई करना है, कॉट करना है, तब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का हमेशा प्रयोग करेंगे। कभी भी डबल के अंदर डबल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे एक बार डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू कर दिया तो उसके अंदर वापस से डबल नहीं लगाते, फिर हम सिंगल का प्रयोग करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही आस्क्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने एक क्वेश्चन पूछा, कैन यू फाइंड द वॉवेल इन द वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर सिंगल कोटेशन मार्क एकेडमी, और यहाँ पे क्वेश्चन है कैन यू फाइंड द वॉवेल इन दी वर्ड एकेडमी, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, और फिर अपना कोटेशन साइन जो है डबल वाला बंद हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का। अब हम आ जाते हैं एपोस्ट्रोफी साइन पे। तो ये जो एपोस्ट्रोफी साइन होता है ये ऐसे ऊपर की साइड से होता है, उल्टा अगर देखें तो कॉमा नीचे की जगह ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी साइन होता है। अब मेरे भाई एपोस्ट्रोफी साइन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। तो एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं। पोजीशन मतलब अधिकार, इसका पेन, उसका मोबाइल है ना, उसका पर्स है ना, तो इस टाइप से जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस लिख के और पोजीशन बताया जाता है, मतलब अधिकार बताया जाता है। जैसे मैंने बोला रवीज पेन, तो रवि का पेन है ना, यहाँ पे रवीज नहीं है, वो रवि एपोस्ट्रोफी एस, तो रवीज पेन यानी रवि का पेन। बॉयज़ टी शर्ट यानी कि लड़कों की टी शर्ट। फिर मैंने बोला बॉयज़ स्कूल मतलब लड़कों का स्कूल। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी अगर एक लड़का है, बॉयज़ टी शर्ट मतलब लड़के की टी शर्ट, यहाँ पे एक सिंगल लड़के की बात हो रही है बॉय, और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाए मतलब लड़के की टी शर्ट हुआ। और यहाँ बॉयज़ हॉस्टल ऑलरेडी प्लूरल है, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, तो बॉयज़ ऑलरेडी प्लूरल है, तो अगर ऑलरेडी किसी चीज़ के बाद में एस लगा हुआ है तो फिर एपोस्ट्रोफी लगा के फिर से एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी का साइन पीछे लगा दिया जाता है, तो उससे समझ जाते हैं हम कि लड़कों का हॉस्टल है। जैसे लेडीज़ कंपार्टमेंट, तो लेडीज़ के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, लेडीज़ करके फिर एपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ बाद में ऐसे एपोस्ट्रोफी अड़ा देंगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, पुट कर देंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है। क्लियर है? तो इस तरह के वर्ड में हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई? तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, मतलब कि किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो जब भी हम 2 या 3 चीज़ को वर्ड को मिला के कोई वर्ड बना देते हैं छोटू सा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि एक संकुचन, आप सिंपल सी बात है हिंदी में समझे कि मिक्स कर दिया और छोटा वर्ड बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया हमने उसको मर्ज करके और छोटा वर्ड बना दिया। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, जैसे वांट हो गया विल नॉट का, शैल नॉट का शॉन्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इनको बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्शन लिख के बताता हूँ। IVE लिखा तो आई हैव, तो आई हैव का मतलब होता है आई हैव। ठीक है, फिर यू आर, तो यू आर का मतलब होता है यू आर। IV, तो IV का मतलब होता है आई वुड लाइक, आई वुड हैव, तो आई वुड हैव यानी कि आई वुड हैव, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो IDV। ठीक है, फिर एंड, तो एंड का जो कॉन्ट्रैक्शन, ये एंड किसका होता है, तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एंड होता है। फिर उसके बाद में शेल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें उसको शॉर्ट करेंगे तो शैंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी का। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं एलिप्सिस की। तो एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस सिंपली 3 डॉट होते हैं, 4 डॉट होते हैं। तो जब भी हम कोई सेंटेंस में कोई बात जो होती है, आगे की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में लिखी हुई ये बात, और आगे की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम उसको डैश डैश कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला द सीरीज ऑफ इवन नंबर इज 2 4 6 8, अगर मैं वर्ड में लिखूँ 2 4 6 8 ऐसे लिख सकता हूँ वर्ड में, और फिर डैश डैश, मतलब कि सीरीज इवन नंबर की 2 4 6 8 और ऐसे आगे चलेगी कंटिन्यू। क्लियर है? सो ऑन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही हैड अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक। अब उसके एक बंदे के पास बहुत सारी चीज़ थी, जैसे पेन था, फिर अ पेंसिल थी, फिर अ बुक थी, और फिर डैश सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें थी। अब मेरे को आगे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है गिनाना। ठीक है, तो हम वहाँ पे एलिप्सिस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। तो ये जितने भी पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो हम कवर अप कर चुके हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कौन कौन से पंक्चुएशन होते हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फुल स्टॉप का मतलब विराम यानी कि रुकने के लिए, सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जब प्रश्न पूछा जाता है तब लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट का कब प्रयोग किया जाता है? ऐसा उल्टा ही रहता है ये। एक्सक्लेमेशन पॉइंट का प्रयोग हम जब करते हैं जब सेंटेंस में किसी फीलिंग को बताना है। कॉमा का प्रयोग हमने देखा ही है, पॉज करने के लिए, 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। फिर 2 क्लॉज अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े तो उस कंजक्शन के पहले कॉमा लगता है। ठीक है,
सेमीकोलन का प्रयोग हमने देख लिया, कॉमा की जगह पे भी हम सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। कौन से केसेस है वो मैंने आपको बताया। कॉलन का प्रयोग कब करते हैं? मोस्टली हम सीरीज़ को बताने के लिए, जब किसी सीरीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तब कॉलन का। डैश और हाइफन का प्रयोग में मैंने अंतर बताया कि डैश का प्रयोग कब करते हैं? रेंज बताने के लिए। हाइफन का प्रयोग कब करते हैं? वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स को जोड़ के एक कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। कोटेशन का प्रयोग करते हैं किसी की कही हुई बात को सेंटेंस में एज इट इज़ लिखने के लिए, है ना। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो हम देखे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, पोजीशन बताने के लिए करते हैं। और ब्रैकेट्स का यूज़ तो आपको पता ही है, किसी चीज़ को डिस्क्रिप्शन के अंदर और थोड़ा अगर डिस्क्राइब करना हो तो ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लियर है। एलिप्सिस का प्रयोग कब करते हैं? एलिप्सिस का प्रयोग हम लोग करते हैं कोई बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए। चलिए अभी बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की, लगाने की कोशिश करते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके ऊपर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन जिसमें लगा हुआ है वो चूज़ करना है। तो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आप कैसे चूज़ करेंगे? सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपको बोल के रखा है कुड आई हैव 5 किलो, फिर रुका हुआ है, कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस सेट दी कस्टमर। तो ये बीच में रुकने का तो काम ही नहीं है, कॉमा बीच में लगाते ही नहीं है हम लोग। जब भी हम स्पीच लिखते हैं तो बीच में कॉमा का क्या काम? जब एक कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बीच में कहाँ कॉमा लगाया जाता है भाई? कभी लगता है क्या? नहीं लगता है। तो कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस, फिर कॉमा लगा है, सेट दी कस्टमर। अब कस्टमर बोल रहा है तो पूरा जो क्वाट है वो किसके आना चाहिए? कोटेशन मार्क के अंदर आना चाहिए, डबल कोटेशन। ये अगर देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा तो था लेकिन बीच में कॉमा लगा हुआ था तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि पूरा बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो ये भी गलत हो गया। कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस सेट दी कस्टमर, ये भी गलत हो गया क्योंकि कस्टमर ने बोला है तो जो बात बोली है कस्टमर में वो क्वाट के अंदर आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये तो पूरे पे कॉमा है तो ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली सही क्या है? कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस। और ये क्वेश्चन है पूरा, तो यहाँ पे क्या किया है? क्वेश्चन मार्क भी लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद भी किया हुआ है बाकायदा, और फिर सेट दी कस्टमर लिखा है। दैट मीन्स फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब जेल प्रेरी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2018 में। अब देखिए, माई फ्रेंड सेड, फिर कॉमा, फिर स्टे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो माई फ्रेंड सेड कॉमा फिर स्टे, तो स्टे के बाद कोई प्रश्न तो बन ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त ने कहा रुको और फिर क्वेश्चन मार्क, ये कौन सी बात है? तो ये गलत हो गया। फिर माई फ्रेंड सेड स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। मेरे दोस्त ने कहा, अब ये पूरा कहा हुआ दोस्त का वाक्य स्टे विथ मी, तो ये पूरा वाक्य कोटेशन मार्क के अंदर आना चाहिए, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर देखेंगे माई फ्रेंड सेड, ये बिल्कुल कोटेशन मार्क के अंदर आ रहा है। स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड कॉमा फिर अदरवाइज आई विल नॉट, फिर रुकने की क्या ज़रूरत है? आई विल नॉट टॉक टू यू सीधे बोलेंगे ना, यहाँ पे क्यों कॉमा लगाया पड़ा है? तो ये भी रुका हुआ है तो ये भी गलत हो गया। ये आपका बिल्कुल सही है। माई फ्रेंड सैड, फिर कॉमा आता है उसके बाद में, रुकते हैं, यहाँ पे ज़रूर रुका जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। माई फ्रेंड सैड, थोड़ा पॉज लेंगे। माई फ्रेंड सैड स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड, फिर रुकेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। दैट विल बी द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन इसमें भी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे कॉमा ऐसे डायरेक्ट 2 डैश भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप वैसे भी लगा सकते हैं ऐसे ग्राउंड करके, एक राउंड इधर से 6 और 99 वाला जो मैंने बताया था, और अदरवाइज आप ऐसे सिंपली 2 डैश भी लगाएंगे तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है। दैट मीन्स ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर। तो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर, तो ये कौन सी बात है? यहाँ हैव के बाद कॉमा लगाने की बात ही नहीं है ना। और उसके बाद में आस्क्ड पैसेंजर लिखा है, मतलब आस्क्ड पैसेंजर में पूछा है, पैसेंजर ने पूछा है, दैट मीन्स ये वाला चीज़ पूछी है पैसेंजर ने, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए। तो आपकी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो है ही नहीं, दूसरी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा है, तो ये गलत है। और यूँ भी इन्वर्टेड कॉमा खुला हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। फिर देखें, ये वाला चीज़ पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। क्या ये क्वेश्चन है? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन है। क्या मुझे पानी की जगह एक गिलास जूस मिल सकता है? तो ये बिल्कुल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी है और बीच में कहीं रुकना नहीं है, दैट मीन्स कॉमा नहीं लगा है। और आस्क्ड द पैसेंजर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। फिर देखें, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस, फिर रोक के इंस्टीड ऑफ वाटर,
और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये गलत है। पूरा क्वेश्चन एक साथ ही पूछेगा, वो बीच में रुकेगा क्यों? यहाँ मे आई के बाद में रुक गया और फिर हैव लगा दिया, तो ये दोनों भी गलत है। मतलब ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। हमने अब यहाँ पे यू विल नॉट, फिर रुके हुए गो टू पार्क सो लेट एट नाइट, अब यहाँ पे रोक दिया उसने वापस और सेड। तो यहाँ पे यू विल नॉट के बाद तो कभी कॉमा लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। तो यू विल नॉट गो टू पार्क सो लेट एट नाइट, ये बिल्कुल सही है। इस पे रुक के और सेड दैट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी बाहर लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें तो नाइट के बाद में थोड़ा सा पॉज देंगे हम। यू विल नॉट गो टू द पार्क लेट एट नाइट सेड दैट, ठीक है, तो सेड डैड। तो ये अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ये जो वर्ड है वो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे यू विल नॉट गो है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता। फिर अगर देखें यू विल के बाद में रोकने का क्या काम भाई, तो ये रुकेगा भी नहीं। तो यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड दैट, ये वाला बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया सेलिब्रेट, इंडिया फिर रुके हुए सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे, फिर वो कॉलन लगाया हुआ है ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो ये कॉलन की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, और यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है, कोई मतलब ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता। तो इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक थ्रो में हम पूरा सेंटेंस अब ये बोलेंगे जब भी बोलना होगा कि इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो ये पूरा एक साथ ही बोलेंगे सेंटेंस, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, कोई फील वाली ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा भावुक होकर बोल रहे हैं। सेलिब्रेट करता है एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, फुल स्टॉप लगाया जाएगा, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट्स के बाद में कॉलन लगा हुआ है इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये हम इस टाइप से बोलेंगे कुछ, क्योंकि कोई ऐसी कोई लिस्ट तो बता नहीं रहे हम चीज़ों की कि हमको कॉलन लगाना पड़े, है ना। कॉलन को तो का यूज़ कहाँ होता है, जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, यहाँ तो एक नॉर्मल वाक्य है, तो सीधे नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल आएगा तो ये इंडिया के बाद भी कॉमा नहीं है, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब देखें, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे, तो हम बोलते हैं वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस को बोला जाता है। तो वेल के बाद थोड़ा रुकेंगे, तो वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क टुडे फॉर द डे है, वो टुडे नहीं है, सॉरी, फॉर द डे। तो अल्टीमेटली ये वाला सही होगा हमारा, वेल के बाद थोड़ा रुकेंगे, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, इस टाइप से इसका भाव बनेगा। तो अल्टीमेटली ये सही है। ये वेल के बाद में भी ये एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, वेल ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना, एक अलग ही तरह से बोलते हैं हम लोग, है ना। और दूसरी बात ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क भी बोला है, तो ये नेगेटिव कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें नहीं है, तो हम तो बता रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क आ नहीं सकता, तो वो गलत है ना। तो यहाँ पे हमने सी वाला ऑप्शन करेक्ट दे दिया। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन इन सेंटेंस, तो यहाँ पे इंडिया सेलिब्रेट वही वाली चीज़ है कि सेकेंड वाला सही आएगा, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कुड आई हैव, ये हमने देख ही लिया था कि कुड आई हैव 5 किलो राइस। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है 2018 में जो पूछे गए यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और ये आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि पूरा पंक्चुएशन मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा करके आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जो पिछले साल आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हो। और पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़कर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में एक बेल आइकॉन भी बन के आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।